हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद बीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इंडियन इकोनॉमी के तहत विदेशी निवेश के बारे में जानेंगे कि विदेशी निवेश क्या होता है। जब कोई देश विकासात्मक कार्यों के लिए घरेलू स्रोत से पर्याप्त संसाधन नहीं जुटा पाता है तो इसके उपाय के रूप में विदेशी निवेश को आकर्षित किया जाता है। यद्यपि विदेशी निवेश घरेलू संसाधनों का दोहन करके लाभ भी प्राप्त करता है, परंतु ये संसाधनों के अधिकतम दोहन में सहायक भी है। विकासशील और अल्प विकसित देशों के लिए विदेशी निवेश आधुनिक तकनीक का स्रोत है, जो उत्पादन के साथ साथ उत्पादकता को भी बढ़ाने में उपयोगी है। विदेशी निवेश को निम्नलिखित दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। किन दो श्रेणियों में? प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जिसे एफडीआई बोलते हैं, और विदेशी पोर्टफोलियो निवेश जिसे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे विदेशी पोर्टफोलियो निवेश, एफपीआई। ये अल्पकालिक अवधि का विदेशी निवेश है। सामान्यतः ये निवेश शेयर बाजार में किया जाता है। इसकी प्रकृति अस्थायी होती है। सेबी के अनुसार यदि किसी विदेशी निवेशक को निवेश के परिणाम स्वरूप किसी कंपनी के 10% या उससे कम शेयर प्राप्त हो जाए तो उस निवेश को विदेशी पोर्टफोलियो निवेश कहा जाता है। यदि यह निवेश विदेशी संस्थाओं द्वारा किया जाए तो उसे विदेशी संस्थागत निवेश कहा जाता है। अब हम देखेंगे विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, है ना, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। वो विदेशी निवेश जिसके अंतर्गत विदेशों से विदेशी मुद्रा के साथ साथ नई तकनीक और प्रबंधन कौशल का भी आगमन होता है, एफडीआई कहलाता है। इसका उद्देश्य घरेलू अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन को प्रोत्साहित करना होता है तथा इसके माध्यम से लाभ अर्जित किया जाता है। एफडीआई दीर्घकालिक प्रकृति का निवेश है तथा एपीआई की तुलना में अधिक स्थायी है। सेबी के अनुसार यदि किसी विदेशी निवेशक को निवेश के बाद किसी कंपनी में 10% से अधिक की हिस्सेदारी प्राप्त हो जाए तो उसे एफडीआई कहा जाता है। भारत में एफडीआई दो तरीके से आ सकता है। कौन कौन सा? एक तो सरकारी रूट जिसे दिल्ली रूट, गवर्नमेंट रूट भी बोलते हैं, और एक ऑटोमेटिक रूट जिसे मुंबई रूट कहते हैं, है ना। गवर्नमेंट रूट में क्या होता है? निवेश से पूर्व अनुमति लेनी रहती है और ऑटोमेटिक रूट में निवेश के बाद अनुमति लेनी होती है। हाल ही में सरकार ने एफडीआई को प्रोत्साहित करने के लिए एफआईपीबी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड की समाप्ति करने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य व्यापार सुगमता को प्रोत्साहित करना है। सरकार का तर्क है कि एफडीआई की अनुमति देने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की व्यवस्था की गई है, अतः पृथक रूप से संस्था की आवश्यकता नहीं है। भारत में एफडीआई की नीति बनाने का कार्य डीआईपीपी, अब ये क्या हो गया? डीआईपीटी, है ना, डीआई, ये इसका नाम हो गया, है ना। एफडीआई को दो श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। कौन कौन सा? एक तो ब्राउन फील्ड और एक ग्रीन फील्ड। ब्राउन फील्ड क्या होता है? इसके अंतर्गत विदेशी निवेशक के द्वारा पूर्व में संचालित किसी आर्थिक इकाई में निवेश किया जाता है, मतलब पहले से ही किसी इकाई में जो चल रही है उसी इकाई में निवेश किया जाता है। और ग्रीन फील्ड क्या होता है? इसके अंतर्गत विदेशी निवेश के द्वारा किसी नई आर्थिक इकाई की स्थापना की जाती है। परिणाम स्वरूप ब्राउन फील्ड एफडीआई की तुलना में रोजगार के अधिक अवसर सृजित होने की संभावना होती है ना, ग्रीन फील्ड एफडीआई में। अब एफडीआई की आवश्यकता क्यों होती है ये हम जानेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था विकासशील अवस्था में है तथा भारत के पास पूंजी का अभाव है, अतः आधुनिक तकनीक को आकर्षित करने के लिए भारत को विदेशी पूंजी की आवश्यकता है। भारत में उपलब्ध संसाधनों जैसे भूमि, श्रम का अधिकतम दोहन करने के लिए आधुनिक तकनीक की आवश्यकता। इस संदर्भ में भारत को विदेशी पूंजी की आवश्यकता है। वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था का अवसंरचनात्मक क्षेत्र पिछड़ा हुआ है। परिणाम स्वरूप आर्थिक समृद्धि दर पर विपरीत प्रभाव होता है, अतः आधारभूत संरचना को सुदृढ़ करने के लिए पूंजी की कमी की समस्या को एफडीआई के माध्यम से निपटाया जा सकता है। अत्यधिक जनसंख्या की मांग को पूरा करने के लिए वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ उत्पादकता में भी वृद्धि की आवश्यकता है तथा यह कार्य तकनीकी सुधार के द्वारा ही किया जा सकता है। इस दृष्टिकोण से भी एफडीआई आवश्यक है। वैश्वीकरण के युग में उपभोक्ता की मांग में निरंतर परिवर्तन आता है, अतः मांग के अनुसार आपूर्ति करने के लिए तकनीक में सुधार की आवश्यकता है तथा यह कार्य विदेशी पूंजी द्वारा ही किया जा सकता है। अब एफडीआई के मार्ग में क्या क्या बाधाएं आती है?
सबसे पहले आती है भूमि अधिग्रहण की समस्या, अकुशल श्रम की समस्या आती है, मतलब कुशल श्रम नहीं मिल पाता है। पर्यावरण मंत्रालय से मंजूरी में देरी होती है कभी कभी। जटिल श्रम कानून होते हैं, अब तो इसको श्रम संहिता आ चुकी है, 4 श्रम कोड हो गए हैं। न्याय में देरी रहती है, कभी कभी कोर्ट केस हो जाते हैं तो उसमें जो एनजीटी वगैरह है ना, ये मतलब इनमें फंस जाती है चीज़ें। जटिल कर संरचना रहती है। नीतिगत मंगूता, कर आतंकवाद, भूतलक्षी प्रभाव से कर को लागू कर दिया जाता है। लाल फीताशाही, रेड टेपिज्म, है ना। रेड टेपिंग क्या होता है, मतलब सरकारी अधिकारी है ना विलंब करते रहते हैं कभी कभी। आवश्यक आधारभूत संरचना का अभाव। अब हम एफडीआई के लाभ और हानि देखेंगे। तो लाभ क्या क्या है एफडीआई से और हानि क्या क्या है ये जानेंगे। तो लाभ देख लेते हैं पहले। विदेशी विनिमय भंडार में वृद्धि होती है। नई तकनीक और प्रबंधन कौशल का आगमन, परिणाम स्वरूप उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि होती है। रोजगार के अधिक अवसरों का सृजन होता है। उत्पादन में वृद्धि के द्वारा मांग और आपूर्ति में अंतर नियंत्रित, परिणाम स्वरूप मुद्रास्फीति दर में कमी आती है। मल्टी ब्रांड रिटेल में एफडीआई के द्वारा किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य उपलब्ध कराया जा सकता है। अनुबंध कृषि को बढ़ावा मिलता है। निर्यात में वृद्धि होगी, है ना। तो क्या होगा, निर्यात में वृद्धि की संभावना से करंट अकाउंट डेफिसिट में कमी आएगी ना, जो चालू खाता होता है उसमें कमी आएगी। अब इसकी हानियाँ क्या क्या है। भारत में घरेलू आर्थिक इकाइयाँ बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम नहीं होगी, क्योंकि उनके पास तुलनात्मक रूप से संसाधनों का अभाव है। अनौपचारिक क्षेत्र में बेरोजगारी में वृद्धि होने की संभावना है। उपभोक्तावादी संस्कृति को प्रोत्साहन, परिणाम स्वरूप बचत और निवेश दर में कमी आएगी। ठीक है, अब हम एक प्रश्न देखते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में एफडीआई की आवश्यकता को पुष्टि कीजिए। हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन तथा वास्तविक एफडीआई के बीच अंतर क्यों है। भारत में वास्तविक एफडीआई को बढ़ाने के लिए सुधारात्मक कदम सुझाइए, है ना। वास्तविक एफडीआई को बढ़ाने के लिए सुधारात्मक कदम के बारे में बताइए। अब हम देखेंगे क्षेत्रीय व्यापार समझौते, रीजनल ट्रेड जो एग्रीमेंट्स होते हैं उसके बारे में जानेंगे। जब 2 या 2 से अधिक देश एक क्षेत्र विशेष में परस्पर अपने व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए समझौता करते हैं तो उसे क्षेत्रीय व्यापार समझौता कहते हैं। वर्तमान में आर्थिक समृद्धि दर को तीव्रता से बढ़ाने के लिए इन समझौतों की प्रासंगिकता बढ़ रही है, जिसके निम्नलिखित कारण है। बहुपक्षीय व्यापार समझौतों से निराशा। विकसित और अल्पविकसित देशों के मध्य अत्यधिक आर्थिक असमानता होने के कारण अल्पविकसित देशों को बहुपक्षीय व्यापार समझौतों का लाभ नहीं मिल पाता है। अतः ये देश क्षेत्रीय व्यापार समझौतों में अधिक रुचि ले रहे हैं। दूसरा है संरक्षणवाद। वैश्वीकरण के विपरीत विकसित अर्थव्यवस्था अपने आर्थिक हितों को सुरक्षित रखने के लिए जो नीति अपना रही है उसे संरक्षणवादी नीति कहते हैं। इस नीति के अंतर्गत टैरिफ और गैर टैरिफ बाधाओं में वृद्धि करके आयात पर नियंत्रण तथा घरेलू उद्योगों को प्रोत्साहन देने का प्रयास किया जाता है। परिणाम स्वरूप विकासशील और अल्प विकसित देशों को हानि होने लगती है। इस हानि को न्यूनतम करने के लिए क्षेत्रीय व्यापार समझौतों का प्रयोग किया जाता है ना। अब हम देखें नए बाजार की उपलब्धता। वर्तमान आर्थिक युग में उपभोक्ताओं की संख्या बढ़ने के कारण वस्तुओं और सेवाओं की मांग विस्तृत हो रही है, जिसके कारण बाजार में उत्पादन और रोजगार के नए अवसर सृजित हो रहे हैं। इन अवसरों का लाभ प्राप्त करने के लिए क्षेत्रीय व्यापार समझौते की प्रासंगिकता बढ़ रही है। तो अब देखते हैं हम सबसे पहले अधिमान्य, जिसे वरीयता भी बोलते हैं, व्यापार समझौता, प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। जब 2 या 2 से अधिक देश विशिष्ट उत्पादों से संबंधित व्यापारिक बाधाओं को कम करने के प्रयास करने का समझौता करते हैं तो उसे वरीयता व्यापार समझौता कहा जाता है। इसके अंतर्गत जिन वस्तुओं से संबंधित बाधाओं में कटौती की जाती है उस सूची को सकारात्मक सूची कहते हैं, है ना। इस समझौते का उद्देश्य सदस्य देशों के बीच व्यापारिक बाधाओं को कम करके व्यापार को प्रोत्साहित करना होता है। दूसरा आप देखते हैं मुक्त व्यापार समझौता, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इसके अंतर्गत सदस्य देश वस्तु और सेवाओं के व्यापार को बढ़ाने के लिए टैरिफ और गैर टैरिफ बाधाओं को समाप्त करने का समझौता करते हैं। जिन वस्तुओं से संबंधित ये समझौता लागू नहीं होता है उनकी सूची को नकारात्मक सूची कहते हैं। अर्थात नकारात्मक सूची में शामिल मदों पर टैरिफ और गैर टैरिफ बाधाओं को समाप्त नहीं किया जाता है।
अधिमान्य समझौतों के अंतर्गत उन वस्तुओं की सकारात्मक सूची होती है जिनसे संबंधित बाधाओं को कम किया जाता है, जबकि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अंतर्गत उन वस्तुओं और सेवाओं की नकारात्मक सूची होती है जिनसे संबंधित बाधाओं को कम नहीं किया जाता है। इस प्रकार एफटीए पीटीए की तुलना में अधिक व्यापक है, मतलब फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट व्यापक है पीटीए की तुलना में। अब हम देखेंगे सीमा शुल्क संघ, कस्टम यूनियन। इसके अंतर्गत सदस्य देश मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने का प्रस्ताव रखते हैं, अर्थात आपसी व्यापार पर बाधाओं को समाप्त करते हैं तथा गैर सदस्य देशों के साथ एक समान आयात नीति का प्रयोग किया जाता है। परिणाम स्वरूप कस्टम यूनियन न केवल आपसी व्यापार को शुल्क मुक्त बनाता है, बल्कि एक समान गैर सदस्य देशों के साथ एक समान नीति अपनाने को भी प्रोत्साहित करता है। अब हम देखेंगे साझा बाजार, है ना, कॉमन मार्केट। इसके अंतर्गत विभिन्न सदस्य देश कस्टम यूनियन की स्थापना करते हैं तथा सदस्यों के मध्य उत्पादन के कारकों का मुक्त प्रभाव किया जाता है। परिणाम स्वरूप सदस्यों के मध्य बिना किसी अवरोध के तकनीक का हस्तांतरण होता है। अब हमारा रहेगा आर्थिक संघ, इकोनॉमिक यूनियन। ये एक प्रकार का साझा बाजार है। इस संघ के सदस्य परस्पर अपनी आर्थिक नीतियों को साझा करने के लिए समझौता करते हैं, अर्थात सभी सदस्य परस्पर एक दूसरे के साथ राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति, विदेशी व्यापार नीति आदि को साझा करेंगे। इस प्रकार आर्थिक संघ न केवल संसाधनों को साझा करता है, बल्कि व्यापक स्तर पर अपनी नीतियों को साझा करता है। उदाहरण यूरोपीय यूनियन, ईयू। अब इसको हम एक डायग्राम की तरह देख सकते हैं। ये सबसे छोटा रहेगा प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, इसमें सकारात्मक सूची रहती है जिसका व्यापार किया जाता है। दूसरा आता है एफटीए, जो इससे बड़ा होता है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इसमें नकारात्मक सूची बनाई जाती है जिस पर व्यापार नहीं किया जाता है ना, ठीक है। एक सूची रहती है नेगेटिव, उसको छोड़कर अन्य सभी चीज़ों पर व्यापार किया जाता है एफटीए में। फिर तीसरा होता है कस्टम यूनियन, इसमें गैर सदस्य देशों के साथ एक समान नीति अपनाई जाती है। फिर होता है कॉमन मार्केट, इसमें कारकों का मुक्त प्रभाव होता है। फिर होता है इकोनॉमिक यूनियन, है ना, इसमें नीतियों का साझा करना इंक्लूड होता है, ठीक है। अब आप देखते हैं व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता और व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता। दोनों समझौते सदस्य देशों के बीच आर्थिक लेन देन को अधिक व्यापक करने के उद्देश्य से किए जाते हैं। सीईसीए सदस्यों के मध्य आर्थिक सहयोग को प्रोत्साहित करता है, जबकि सीईपीए, है ना, पार्टिसिपेशन, आर्थिक भागीदारी को बढ़ावा देता है। आर्थिक भागीदारी का तात्पर्य केवल व्यापार को सुगम बनाना ही नहीं है, बल्कि इसके अंतर्गत नियामकीय दृष्टिकोण से भी नियमों को सरल किया जाता है। सामान्यतः 2 या 2 से अधिक देश पहले सीईसीए पर सीईसीए, है ना, सीईसीए पर हस्ताक्षर करते हैं तथा यदि समझौता दोनों के मध्य सुचारू रूप से चलता रहे तो आर्थिक व्यापार को अधिक बढ़ाने के लिए सीईपीए पार्टिसिपेटरी, है ना, सीईपीए, है ना, को लागू करते हैं। ये दोनों समझौते वस्तुओं और सेवाओं के मुक्त व्यापार के साथ साथ निवेश, तकनीक का आदान प्रदान, बौद्धिक संपदा अधिकार पर भी लागू होते हैं। इस प्रकार दोनों समझौते एफटीए की तुलना में अधिक व्यापक है। ठीक है, अब हम लोक वित्त वाले वीडियो को नेक्स्ट पार्ट में बनाएंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।